ताज़ा मामला है तो वहीं से शुरू कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा, खासी मोहब्बत दिखी आप दोनों के बीच सदन में। किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो। चलो बेटो, आसन की ओर से क्या कहा गया वो आपने सबने देखा, देश ने देखा। उस बात को लेकर किसी ना किसी को तो आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी, जो मैं खड़ा हुआ। 22 जून को ये बयान अखबारों में छपा, सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा का। प्रदेश में टिकटों का वितरण सही ढंग से नहीं हुआ है। सही तरीके से टिकट बांटे जाते हैं तो 10 में 8 सीटें जीतते। आपकी प्रतिक्रिया? ये उन्होंने कहा है जी, तो उन्हीं से आप पूछिए, उनसे भी पूछेंगे जब बात होगी। फ्री हैंड दिया गया भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा में। G23 की बगावत को खत्म कर दिया गया। कुमारी शैलजा की तमाम पैरवी के बावजूद महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी का टिकट नहीं हुआ। किरण चौधरी पार्टी छोड़कर चली गई। चल तो सब जगह आप ही की रही है। जींद में उपचुनाव लड़ने गए थे रणदीप, बोले ये मेरे जीवन की भयंकर भूल थी, पार्टी माँ है लेकिन मुझे सहयोग नहीं मिला। सबको किनारे लगा दिया है। 5 साल उनके निशाने पर खट्टर सरकार नहीं रही, उनके निशाने पर हुड्डा साहब और मैं रहे। कितना समझाया आप लोगों को सोनिया गांधी ने कि कुमारी शैलजा को राज्यसभा आने दीजिए। भूपेंद्र हुड्डा जी अड़ गए, बोले विधायक बगावत कर देंगे, 2012 जैसा होगा। आप राज्यसभा पहुंचे, आप कहते हैं सब ठीक है। ये आपको किसने बताया? आप बताइए। लीडरशिप के कॉन्फिडेंस की बात है। इतना बड़ा विश्वास मुझ पर व्यक्त किया ऐसे समय में। आपने ये भी कहा था कि निर्दलियों को जनता जूते मारेगी। किसको मारेगी? निर्दलियों को। अगर ये भाजपा के साथ गए तो जनता जूते मारेगी। इस पे मैं कह दूं क्यों मैंने कहा। क्या हुआ था अजय माकन के चुनाव में? देखिए, जहाँ तक अजय माकन जी के चुनाव की बात है, किरण जी का शरीर तो कांग्रेस में था लेकिन कुछ समय से उनका दिल भाजपा में था। हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ पे 1 दशक से ज्यादा से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नहीं है। मुझे ये बता दीजिए कि आपकी पार्टी जिलाध्यक्ष क्यों नहीं तय कर पा रही है? जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सही लगेगा कि अब सही समय है, उस समय पे कांग्रेस का संगठन में और विस्तार किया जाएगा। राव दान सिंह और किरण चौधरी का झगड़ा किस बात पे हुआ था? उसके बाद हुड्डा साहब राहुल गांधी का हाथ पकड़ के ले गए। जहाँ तक वो हुआ तो उसका फायदा लाभ भाजपा ने उठाया, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। अभी ऐसे कहते नहीं राहुल गांधी की, यार दीपेंद्र तुम्हारी तो रिश्तेदारी है, जरा समझाओ। कभी ऐसी बात नहीं होती है पार्टी में? देखो, हमारा तो प्रयास है ही। क्या दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री की रेस में है? कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत से हरियाणा में सरकार आ रही है। हुड्डा सरकार आ रही है? कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। जिसका नेतृत्व कौन करेगा? देखिए, नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की पॉलिटिकल इंटरव्यू की सीरीज है। नाम है जमघट, जहां सत्ता के दावेदारों से और सत्ताधीशों से पूछे जाते हैं आपके हिस्से के सवाल। जमघट में आज के हमारे मेहमान हैं रोहतक से कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा। 2005, 2009, 2014 और 2024 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। 2019 में एक करीबी अंतर से, लगभग 7-1 हज़ार के अंतर से वो चुनाव हारे थे। राज्यसभा के रास्ते फिर वो देश के जो विधायी सदन है उसमें पहुंचे थे। तो एक बार के राज्यसभा सांसद और चौथी बार के लोकसभा सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा। इनके पिताजी भी सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं और 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। दीपेंद्र हुड्डा के नाम इस दफ़ा कई एक रिकॉर्ड भी आए। देश में कांग्रेस पार्टी के जितने सांसद जीते हैं, वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें तो दीपेंद्र हुड्डा दूसरे नंबर पर आते हैं। लगभग 62% के वोट मिला इनको। पहले नंबर पर राहुल गांधी रायबरेली की सीट से आते हैं। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो इनका जीत का मार्जिन 2004 से लेकर, या वोटिंग परसेंटेज हमेशा ही सबसे ज़्यादा रहा है। और हरियाणा में तो हर दफ़ा जब कांग्रेस जीती है तो ये सबसे बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं। कई लोगों ने शुरुआती दौर में कहा मुख्यमंत्री के बेटे हैं, ये बड़े मार्जिन से चुनाव नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा। लेकिन 2024 में इस थ्योरी को भी धराशायी करने में दीपेंद्र हुड्डा सफल रहे हैं। समर्थकों का और भी बहुत कुछ कहना है, बहुत सी दावेदारियां हैं, बहुत से सवाल हैं जिनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सांसद जी। धन्यवाद सौरभ जी। ताज़ा मामला है तो वहीं से शुरू कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा, खासी मोहब्बत दिखी आप दोनों के बीच सदन में। देखिए, जो जिस वाक़ये की आप बात कर रहे हैं, जो वायरल सारा वाक़या हुआ, मैं उसमें यही कहना चाहूँगा कि आपने जैसे देखा कि उसमें शशि थरूर जी जो एक वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने अपनी शपथ के बाद जय संविधान का उद्घोष किया। इसको लेकर
आसन की ओर से टोक टिप्पणी की गई और मुझे ऐसा लगा कि यह संविधान तो कहने पे सबको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा संसद उसी संविधान से चल रहा है, हमारा देश भी उस संविधान से चल रहा है और इसी संसद की चार दीवारी में उस संविधान की रचना भी हुई थी। और इसीलिए मैंने विनम्रतापूर्वक ये बात प्रश्न रखा आसन के सामने कि इसको लेकर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आसन की ओर से क्या कहा गया वो आपने सबने देखा, देश ने देखा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस महान सदन के उस आसन के प्रति मेरा गहरा सम्मान है और मेरा संसदीय 20 वर्षों के मेरे कार्यकाल में मेरा जो आचरण रहा है वो भी देशवासियों के सामने है। आज तक एक शब्द असंसदीय मेरे मुख से नहीं निकला, एक भी शब्द कार्रवाई से बाहर नहीं किया गया जो मैंने कहा हो। तो मैं समझता हूँ कि वो भी लोगों के सामने है। मैंने जो सही समझा कि संविधान को लेकर टोक टिप्पणी हुई तो ये नहीं होना चाहिए। उस बात को लेकर किसी न किसी को तो खड़े होकर अपनी उस बात को लेकर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी, जो मैं खड़ा हुआ। मेरा एक और, आप जानते हैं, संविधान को लेकर मेरा एक और बहुत गहरा भावनात्मक संबंध है, दादाजी वाला कनेक्शन। क्योंकि इस संविधान पे बाबा साहब के नेतृत्व में बने संविधान सभा जिसने संविधान बनाया उसमें मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी भी उसके सदस्य थे। जिन लोगों के संविधान की मूल प्रति पे दस्तखत हुए, बाबा साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, उनके साथ साथ चौधरी रणबीर सिंह जी के भी दस्तखत उस संविधान की मूल प्रति पे अंकित हैं। तो जब ऐसा कहा गया तो मैंने खड़े होकर अपनी बात रखी। सही हुआ या गलत हुआ, आगे जो कहा गया वो कैसा कहा गया, ये निर्णय मैं देशवासियों पे छोड़ता हूँ, आप पे छोड़ता हूँ और मैं माननीय सम्माननीय आसन पे छोड़ता हूँ। हम आपके जो नेता हैं और अब विपक्ष के भी नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, उनकी जो पूरी स्पीच थी वो भी देख रहे थे। ये इत्तेफाक है, आज मैं आपसे इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही नेता नगरी, जिसमें हम राजनीतिक मसलों पे बात करते हैं। आपने कहा कि मेरी कही कोई बात लोकसभा में कभी एक्सपंज नहीं की गई। इस दफ़ा राहुल गांधी के कई बयानों को एक्सपंज किया गया। आसन से ये कहा गया कि आप माननीय नेता विपक्ष हैं, नियमों का ख्याल रखिए। ट्रेजरी बेंच से कहा गया, अमित शाह ने कहा हमें संरक्षण दीजिए, ये शब्द इस्तेमाल हुआ। ये नियम कानूनों का हवाला उधर से भी दिया गया। मंत्री कहीं भी अपनी सम्मति दे सकते हैं। तो बहुत ज़ोरदार मुठभेड़ दिखी। आप पहले भी सदन में रहे हैं, सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में। क्या फ़र्क दिख रहा है इस बार की लोकसभा और पहले की लोकसभाओं में? मैं समझता हूँ कि इस बार जो मैंने देखा इन 3-4 दिनों में, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो जनादेश लोगों ने दिया है, उस जनादेश को समझने में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी या तो उसको समझ नहीं पाई या समझते हुए नासमझ बनी हुई है। क्योंकि लोगों ने, ये सही है कि संख्या बल भारतीय जनता पार्टी को दिया है, लेकिन ये भी सत्य है कि लोगों ने इस जनादेश के माध्यम से नैतिक बल देश के विपक्ष को देकर एक मजबूत विपक्ष देश की संसद में खड़ा कर दिया है। देश की राजनीति, प्रजातंत्र में संतुलन देश के लोगों ने बनाया है और कहीं ना कहीं जो अहंकार भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली में दिखाई दे रहा था, जिस अहंकार के साथ भारतीय जनता पार्टी की पिछली जो 2 सरकारें थी, मोदी सरकार 1 और 2, संविधान और प्रजातंत्र को ताक पे रखते हुए वे अपनी कार्यशैली अहंकारी रूप से बढ़ा रहे थे। लोगों ने बहुमत छीनकर उस अहंकार पर चोट मारने का काम किया है। लोगों ने लोकतंत्र को, संविधान को बचाते हुए भाजपा के अहंकार को भी छीनने का काम किया और देश की राजनीति में एक संतुलन बनाया। इस बात का, जनादेश का सम्मान, मैं समझता हूँ सबको उसको समझना भी चाहिए, सम्मान भी करना चाहिए। हम स्वीकार करते हैं कि हम विपक्ष में, हमें विपक्ष की ही जिम्मेदारी मिली है, लेकिन हमें एक मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी दी है देश के लोगों ने। मगर भाजपा भी स्वीकार करे कि देश के लोगों ने उनकी कार्यशैली को नकारा है, जिस कार्यशैली से वो चल रहे थे, और वो नहीं समझेंगे। और इस जनादेश को ठुकरा के उसी अहंकारी कार्यशैली जो हमने ट्रेलर देखा 3-4 दिन में, और कई इसमें उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको इन 3-4 दिन में। इमरजेंसी की बात आई, आपने देखा
एमरजेंसी पहले दिन एमरजेंसी की बात पे 2 मिनट का मौन रखवा दिया सदन के अंदर कि ये जब संसद का गठन हुआ शपथ के तुरंत बाद इमरजेंसी को लेकर 2 मिनट का मौन। देश की नई सरकार बनी, नई संसद, नई सांसद चुन के आए, मौन रखा जाए तो देश के शहीदों के प्रति मौन रखा जाए, जिन सैनिकों ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च निछावर किया। देश के स्वतंत्रता सेनानी 1947 से लेकर 1857 तक, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजम भगत सिंह जी तक, उनकी श्रद्धांजलि में मौन रखा जाए, हम समझ सकते हैं। मगर एमरजेंसी में 2 दिन का मौन पहले दिन ही, वहाँ से शुरू होकर आपने देखा जो मेरे साथ टोका टोकी हुई, जो है जिस तरीके से जो आपने कहा कि भाई राहुल जी की जो बात है उसको, स्पीच को जिस तरह से एक्सपंज किया, जो सारी बात थी उससे यही दिखाई दिया कि भाजपा इसको, जनादेश को पूरी तरीके से स्वीकारना नहीं चाह रही और उसी तरीके से ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं कि लोग इनकी इस कार्यशैली का आगे क्या परिणाम होगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार की सेहत अब इस बात से तय होगी कि अगले 1-2 बरस में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं वहाँ भाजपा की परफॉर्मेंस कैसी होती है। जब हम परफॉर्मेंस के आंकड़े देखते हैं, हरियाणा वो इकलौता राज्य है जहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था और ये मुकाबला बराबरी पर छूटा। 5 आप जीते, 5 वो जीते लोकसभा में। हालांकि जब हम विधानसभा वार बढ़त देखते हैं तो आपको 90 में 46 पे बढ़त मिली और उनको उससे कुछ कम पे। स्विंग स्टेट्स की बड़ी बात हो रही कि साहब 19 के मुकाबले कहाँ चीज़ें बदली। महाराष्ट्र का जिक्र है, बंगाल का जिक्र है, यूपी का जिक्र है और कई लोग कह रहे थे कि ये बड़ा प्रिडिक्टेबल था, मतलब दिख रहा था कि हाँ बीजेपी फंसी हुई है। पर हरियाणा में ये टर्न अराउंड कैसे हुआ, ये मैं थोड़ा विस्तार से जानना चाहता हूँ और सीट वाइज जानना चाहता हूँ, क्योंकि सारे राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ये कहना है कि एक आपके परिवार की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस पार्टी में सबसे अच्छी दोस्त कुमारी शैलजा की सीट छोड़ दें तो बाकी 9 की 9 सीटों पर टिकट वितरण भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के खेमे से तय हुआ है, जिसमें कुरुक्षेत्र की सीट भी शामिल है आम आदमी पार्टी की। देखिए, अच्छा, तो आपने जो है इसमें एक सवाल में कई सवाल जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं हरियाणा वासियों का आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा वासियों ने दिल खोलकर कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया इस लोकसभा चुनाव में। और आपने जैसे सही कहा कि हम 5 लोकसभा सीट जीते, लेकिन हम केवल 5 लोकसभा सीट ही नहीं जीते, इसके साथ साथ हरियाणा में 47.6% मत प्रतिशत हमने अर्जित किया है, जो 28 प्रदेशों में इस चुनाव में हर सारे प्रदेशों के मुकाबले पूरे देश में इंडिया गठबंधन को मिलने वाला सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत अगर कहीं मिला तो दक्षिण के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में नहीं। पहले पे आप हैं, दूसरे पे तमिलनाडु है। दूसरे पे तमिलनाडु है। तो सबसे ज़्यादा मिला तो दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा प्रदेश में मिला। उसके साथ साथ इसकी वजह क्या लगती है दीपेंद्र आपको? हमेशा हम देखते थे कि ट्रायंगुलर फाइट रहती थी, पहले जनता पार्टी, फिर जनता दल, फिर इंडियन नेशनल लोक दल, जेजेपी, एक वो एंगल बनाते थे, लेकिन हमने देखा कि वो तीसरा मोर्चा ध्वस्त हो गया, वो 2-2.5% पे सिमट गए। ये एक वजह रही बड़ी। देखिए, इसमें प्रमुखतः 2 वजह हैं मेरे अनुसार। पहली वजह है सरकार के प्रति नाराज़गी और एंटी इनकम्बेंसी, प्रदेश सरकार के प्रति भी गहरी नाराज़गी और केंद्र सरकार से भी गहरी निराशा। और दूसरी वजह है कांग्रेस एक मजबूत विकल्प देने में हरियाणा में सफल हुई। आप देखिए, हरियाणा में जहाँ तक पहली एंटी इनकम्बेंसी की मैं बात करूँ, मैं 1-1 मिनट दोनों पे लूँगा। एंटी इनकम जो प्रदेश देश में विकास का पर्यायवाची प्रदेश था, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में देश में सबसे आगे था, रोजगार सृजन में, किसान के कल्याण में, गरीब आदमी कल्याणकारी योजनाओं में, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में हरियाणा देश में नंबर 1 था। 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा सरकार थी, वही हरियाणा अब 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। आज हरियाणा के नौजवान का भविष्य अंधकार में इस सरकार ने कर दिया। कहीं नौजवान डिप्रेशन की ओर, कहीं नौजवान नशे में। आज देश में सबसे आगे ज़्यादा ओवरडोज रिलेटेड डेथ पंजाब में नहीं, हरियाणा में पिछले साल।
कहीं अपराध में जितने अंडर एज शूटर आप देख रहे हैं जो गैंग्स दोबारा पनप गए पूरे उत्तर भारत में, हरियाणा से दिखाई दे रहे हैं आपको। कहीं विदेश में पलायन में हरियाणा देश में नंबर 1, नौजवान घर बार अपना छोड़कर, घर बार बेचकर और अपन विदेशों में डंकी के रास्ते जान हथेली में रख के पनमा के जंगल में विदेशों में जा रहा है हरियाणा अभी नौजवान। मैं यूएस गया था, वहाँ कई ऐसे ट्रक चालक मिले और कई ऐसे जो चलाना चाहते हैं, अमेरिका पहुँचे हुए हैं, कनाडा से भी कई मेल आए जो इसी अवैध रास्ते से गए हैं, कभी पॉलिटिकल असाइलम मांग रहे हैं, कभी कुछ और मांग रहे हैं। लेकिन मुझे बताया गया कि बड़े पैमाने पे जीटी रोड के इर्द गिर्द और दूसरी जगहों पे रैकेट भी चल रहे हैं जो लाखों रुपए लेते हैं और उनको वहाँ भेजते हैं। बिल्कुल, और आपने देखा होगा, आप यूएस गए थे, आपने देखा होगा हरियाणा से जबरदस्त ये डंकी के रास्ते माइग्रेशन हो रहा है। और पिछले 10 साल में, 10 साल से पहले हरियाणा के जो संख्या थी बहुत नगण्य थी। तो ये आज दुर्भाग्य है कि जिस प्रदेश का नौजवान सीमा पर दुश्मन से लड़ने का इच्छुक होता था फौज में जाकर, उस प्रदेश का नौजवान आज डंकी के रास्ते जान हथेली पे रख के अमेरिका की सीमा जब क्रॉस करके अमेरिका में आता है तो उसके गांव में पटाखे दिवाली मनती है। ये कैसा जो है मैं अमृतकाल है, ये कैसा विश्वगुरु का मॉडल देख रहे हैं कि आप दूसरे देश में इलीगल पहुंचे तो पटाखे फूट रहे हैं अपने गांव के अंदर। ये स्थिति हरियाणा की बन गई। जिस प्रदेश का नौजवान दुश्मन से लड़ाई लड़ने सीमा पर जाना जाता था वो चीन के रास्ते रूस और यूक्रेन के युद्ध में पहुंचकर आज लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे उदाहरण आपने देख रहे हैं। ये स्थिति है। तो मैंने जैसे कहा एंटी इनकम्बेंसी, जिसमें हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी में नंबर 1, आज नशे में नंबर 1, अपराध में कानून व्यवस्था चौपट हो गई हरियाणा में। आप पता करो कितनी फिरौतियाँ आ रही हैं। पहले जब चौटाला राज था कभी हरियाणा में तो फिरौतियों की कॉल आती थी जेलों से, अब फिरौतियों की कॉल आ रही है विदेशों से। ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा में। जेलों से तो आ ही रही हैं लेकिन विदेशों से। अपराध में हरियाणा नंबर 1 बन गया। हर वर्ग के अपमान में, हर वर्ग का तिरस्कार। आपने किसान आंदोलन देखा, कर्मचारियों सरपंचों पे लाठीचार्ज आपने देखा, सफाई कर्मचारी ग्रामीण चौकीदारों पे लाठीचार्ज जिस तरीके से हुआ वो आपके सामने। हरियाणा में हर वर्ग की अनदेखी हुई, हर वर्ग का तिरस्कार हुआ पिछले 10 साल में। और एक भट्टा, ऐसे हरियाणा में आम भाषा में हम बोलते हैं कि भट्टा बिठा दिया, ये भट्टा बिठाऊ सरकार साबित हुई हरियाणा की। और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपने देखा चुनाव से पहले भाजपा को भी स्वीकार करना पड़ा और मुख्यमंत्री अपना बदलना पड़ा हरियाणा में। तो एक और तो एंटी इनकम्बेंसी जो मैंने कहा, 2 कारण। दूसरी ओर कांग्रेस में सही समय पे सही संगठनात्मक फैसले हुए। कांग्रेस पिछली बार 2019 में हम सरकार के नज़दीक आकर सरकार बनाते बनाते कांग्रेस जो है बहुत नज़दीक आ गई थी लेकिन सरकार नहीं बना पाए थे। उस बात से मैं समझता हूँ कोई राष्ट्रीय संगठन होता है, कांग्रेस पार्टी ने उस बात से सारी क्या कमियां रही या क्या कमियां रही थी, तो वही मैं आपके शैलजा सुरजेवाला खेमे को कुछ ज़्यादा टिकट दे दिए गए थे। वही मैं उस पर आगे बढ़ाते हुए, कांग्रेस ने इस बार पिछली बार कई बातें रही थी। लोग बनाना चाहते थे सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं जो चूक हुई थी हमसे ही, मैं समझता हूँ टिकट वितरण में, मैं उसी पे मैं आ रहा हूँ। बहुत सी चूक, आत्मविश्वास में कमी थी टिकट वितरण के अंदर। जिस प्रकार से गंभीरता से टिकट वितरण होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं टिकट वितरण में कमी थी। भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड नहीं मिला। संगठनात्मक फैसले जो लिए जाने थे, मैं समझता हूँ उसमें शायद उतनी जो है सही समय पे नहीं हुए थे, या हुए थे तो वो आधे अधूरे हुए पूरी तरीके से जो है जिस तरीके। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमारी कांग्रेस की कमी थी, लोगों की कमी नहीं थी पिछली बार। और उस बात को समझते हुए हमारे राष्ट्रीय संगठन ने बात को समझते हुए इस बार कांग्रेस ने सही समय पे सही फैसले किए। 2 साल पहले कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव हुआ, चौधरी उदय भान जी के कंधों पर कांग्रेस जिम्मेदारी दी गई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे पूरा विश्वास व्यक्त केंद्र नेतृत्व द्वारा व्यक्त किया गया। और उसके बाद आप देखिए 2 साल से हरियाणा के अंदर कांग्रेस का रिवाइवल का दौर शुरू हुआ। 40 से ज़्यादा पूर्व विधायक, पूर्व सांसद भाजपा, जजपा और आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में न सिर्फ पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री ज्वाइन हुए, लेकिन मौजूदा विधायक, मौजूदा सांसद, एक मौजूदा सांसद ज्वाइन हुए। 3 जो है अभी निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने भाजपा से समर्थन वापस लेकर चुनाव के बीचों बीच कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया। तो कांग्रेस और लगातार जो नेतृत्व कांग्रेस हाईकमांड का धन्यवाद करता हूँ, जिस तरह का नेतृत्व प्रदेश के लोगों को दिया, उस नेतृत्व ने लगातार कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष
जन आक्रोश रैलियां, लगातार हरियाणा प्रदेश के लोगों को जागृत करने का काम किया। तो दोनों फैक्टर हैं, जो आपने कहा कि जो आपने तीसरा फैक्टर बोला था, तीसरा फैक्टर भी है सौरभ जी, लेकिन मुख्य रूप से भाजपा के डबल इंजन सरकार का फेल, इनकम्बेंसी और कांग्रेस और की कांग्रेस तैयारी। का जो है, कांग्रेस का रिवाइवर, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने इस तरह मेहनत करी, और कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने राहुल गांधी जी से मैं समझता हूं कि प्रेरणा लेते हुए भारत जोड़ो यात्रा, जो देश में कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने के लिए जिस तरह से राहुल जी ने धरातल पे आकर जो संघर्ष किया, उस संघर्ष को मैं समझता हूँ कांग्रेस जिन्होंने, कांग्रेस नेतृत्व ने हरियाणा में उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया, ये बड़े फैक्टर हैं। हाँ, ये सही है जो तीसरी बात आपने कही कि जो क्षेत्रीय दल थी, वो क्षेत्रीय दल हरियाणा के अंदर जो है, अब जो है जनाधार उनका समाप्त हो गया। अब ये स्थिति हरियाणा में दो ही मुकाबले हैं, एक कांग्रेस और भाजपा का, और एक जजपा इनेलो का नोटा से। दो ही मुकाबले हरियाणा में चल रहे हैं। तो जनाधार क्षेत्रीय दलों का समाप्त हो गया, क्योंकि उनकी ऐसी कार्यशैली रही कि ये बात जो है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने मतदाता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया पिछले कुछ वर्षों से। और ये तो मैंने पहले ही कह दिया था कि जब चुनाव आएगा तो आप देखना, जजपा को दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने जिस दिन समर्थन दिया था भाजपा को, अपने मतदाता से विश्वासघात करके, मैंने तभी कह दिया था, आप देखना चुनाव में इनकी एक भी सीट से इनका जमानत नहीं बच पाएगी। आपने ये भी कहा था कि निर्दलियों को जनता जूते मारेगी। किसको मारेगी? निर्दलियों को। अगर ये भाजपा के साथ गए तो जनता जूते मारेगी। मैंने इन्हीं को कहा था कि भाई जो जनादेश का अपमान करेगा, मैंने कोई जो जनादेश का जो अपमान करेगा, आप ये देखिए, जो पिछला चुनाव था 2019 का, इस पर मैं कह दूं क्यों मैंने कहा, उसमें दो तरह की बात थी। एक तो भाजपा का नारा था अब की बार 75 पार, क्योंकि वो अति आत्मविश्वास में, जब मैंने कहा कि हमारी को आत्मविश्वास की कमी थी पिछले विधानसभा चुनाव में, भाजपा अति आत्मविश्वास, अब की बार 75 पार, क्योंकि 80 सीटों पे उनकी लीड आई थी लगभग, हम तो केवल 10 सीटों पे हमारी लीड आई, बढ़त मिली थी लोकसभा चुनाव। दूसरा नारा था जेजेपी का। 4 आपकी रोहतक की सीटें थी, 3 भूपेंद्र हुड्डा जी सोनीपत से लड़े थे वो, और 3 मेवात की सीटें थी। हाँ, कुल 10 सीटों पे हमारी बढ़त थी। दूसरा नारा था, बीजेपी कह रही थी अब की बार 75 पार, और दुष्यंत चौटाला कह रहे थे अब की बार बीजेपी को करो जमना पार। इस नारे से उन्होंने पिछली बार अपना कैंपेन किया। जब नतीजा आया तो त्रिशंकु आई विधानसभा, भाजपा को 75 पार के नारे की लोगों ने हवा निकाल दी, और जो है भाजपा को जो जमना पार लोगों ने कर दिया, 40 पे भाजपा की सुई रुक गई। और भाजपा खिलाफ जन भावना थी, क्योंकि कांग्रेस और सबसे बड़ी पार्टी लेकिन बीजेपी आई, लेकिन जन भावना, क्योंकि कांग्रेस तो भाजपा के खिलाफ लड़ी रही थी प्रमुख विपक्षी दल के तौर, मगर जेजेपी ने भी इस नारे से ये 10 सीट ली थी। लेकिन जेजेपी ने, लोगों ने तो जमना पार कर दिया था बीजेपी को, मगर जेजेपी पार्टी दुष्यंत चौटाला ने जमुना पार से भाजपा को ढूंढ के जमुना में डुबकी लगाकर चंडीगढ़ में सरकार बनवाने का काम किया। और हर मोड़ पर भाजपा लोगों के साथ, हर वर्ग के साथ उन्होंने हर वर्ग के साथ धोखा देने का काम किया। अपने मतदाता को सबसे पहला विश्वासघात मतदाता के साथ, किसान आंदोलन में किसान के साथ, जब महिला खिलाड़ी आंदोलन में थी तब वो हमारी बेटियों के साथ विश्वासघात किया, बड़े बुजुर्गों के साथ। 6,000 बुढ़ापा पेंशन इन्होंने कहा कि समझौता कर रहे हैं भाजपा से 6,000 बुढ़ापा पेंशन से, 6,000 बुढ़ापा पेंशन हुई नहीं। तो बड़े बुजुर्गों के साथ, हर वर्ग के साथ विश्वासघात जब किया, तब मैंने कह दिया था, हर अपनी मेरी जनसभा में आप देखिए मैं एक ही बात कहता था, एक सीट पर जेजेपी की और आईएनएलडी की भी, आने वाले समय में आप आईएनएलडी भी देखना, क्योंकि आईएनएलडी भी लगातार भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है। मैं उनके लिए भी कह दूं, 2014 में याद करें, मुख्य विपक्षी पार्टी आईएनएलडी के रूप में उनको जिम्मेदारी मिली थी जी। कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी जी। हमारे 17 थी, इनकी 20 थी। लेकिन क्या किया 2014 से 19 तक अभय सिंह एक सीट पे क्यों आ गए? क्योंकि 14 से और 19 तक 5 साल उनके निशाने पर खट्टर सरकार नहीं रही, खट्टर साहब नहीं रहे, उनके निशाने पे हुड्डा साहब और मैं रहे। लगातार हर बयान में वो हुड्डा साहब और मेरे को निशाने पे लेते थे, और मैं तभी कहता था कि आपको मुख्य विपक्षी पार्टी की जिम्मेदारी दी है, अगर आप मुख्य सहयोगी दल बन के काम करोगे तो लोग अस्वीकार करेंगे। वो तो 20 से 1 पर आ गए और हम 17 से 31 पे चले गए। और आज जो है मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैंने एक भविष्यवाणी तब करी थी कि भाई इस बार इनकी एक सीट पे भी जमानत नहीं बचेगी, अब इन दोनों पार्टियों की नहीं बनेगी। दूसरी भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिसने आज हरियाणा को ऐसा चौपट राज दिया है,
ना काम ना काज, हरियाणा में चौपट राज, भट्टा बिठाओ ऐसी सरकार, हरियाणा का भट्टा बिठा दिया जिस सरकार ने। लोकसभा में इनको लोगों ने किया हाफ, विधानसभा में इनको करेंगे लोग साफ। हरियाणा साफ करेंगे, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से हम बनाएंगे। फुल ऑन इलेक्शन मोड में दीपेंद्र हुड्डा। आपने कहा संगठनात्मक फैसले दुरुस्त हुए, इसलिए कांग्रेस की सीटें 0 से 5 हुई। हमने पढ़ा कुमारी शैलजा को हटाकर दीपेंद्र हुड्डा के पिताजी भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के उदय भानजी को अध्यक्ष बना दिया गया। फ्री हैंड दिया गया भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा में। G23 की बगावत को ख़त्म कर दिया गया। प्रियंका गांधी का डायरेक्ट दखल हुआ। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी जैसे तमाम लोगों को फिलहाल संतोष का झुंझुना बजाने को दिया गया। इसीलिए कुमारी शैलजा की तमाम पैरवी के बावजूद महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी का टिकट नहीं हुआ। किरण चौधरी पार्टी छोड़कर चली गई। चल तो सब जगह आप ही की रही है। जींद में उपचुनाव लड़ने गए थे रणदीप, बोले ये मेरे जीवन की भयंकर भूल थी, पार्टी माँ है, लेकिन मुझे सहयोग नहीं मिला। एक एक करके हुड्डा खेमा कांग्रेस के भीतर, अशोक तंवर पहले ही चले गए, सबको किनारे लगा दिया है। तो ये इसमें आपने कहाँ पढ़ा? क्योंकि ये जो आपने कहा कि भाई इस खेमे का अध्यक्ष नियुक्त किया, उसके कांग्रेस की तरफ से, तो ये आपने पढ़ा नहीं होगा। सारी बातें आधिकारिक बयान में कहाँ होती हैं सांसद जी? कांग्रेस में कोई खेमा नहीं है, सारे ही राहुल जी के खेमे के हैं, सारे ही कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के खेमे के हैं, कोई गुटबाजी है नहीं। कांग्रेस का तो अगर नियुक्ति पत्र आपने पढ़ा होगा तो उसमें यही कहा होगा कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चौधरी उदय भान जी को नियुक्त किया जा रहा है। अब उसका क्या आकलन आप लगाएं, और आप जो कह रहे हैं ये आपने कहाँ पढ़ा कि सब कुछ चल रही है, सब कुछ अगर आपने ऐसा कुछ होगा तो असली ये ज़रूर हो सकता है कि जनता के बीच में जाओगे तो जनता बताएगी कि आज हरियाणा में कांग्रेस की हवा चल रही है। जी, सब कुछ किसकी चल रही है नहीं पता, लेकिन आज हरियाणा में कांग्रेस की हवा चल रही है, ये जनता आपको बताएगी। भूपेंद्र हुड्डा और उनके खास उदय भान के नेतृत्व में जो ये सही है। आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की खट्टर नायब सरकार जारी है, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में उदय भान जी की अध्यक्षता में सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत से कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत से हरियाणा में सरकार आ रही है। हुड्डा सरकार आ रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। जिसका नेतृत्व कौन करेगा? कांग्रेस करेगी। क्योंकि सवाल ये भी पूछा जा रहा है, जब ये कह दिया जाता है समर्थकों के द्वारा कि हुड्डा सरकार आ रही है, तो वो पूछते हैं भूपेंद्र हुड्डा सरकार या दीपेंद्र हुड्डा सरकार? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। क्या दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री की रेस में है? देखिए, आपको शायद, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो पता ही है क्या प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी अपनी प्रक्रिया के अनुसार जो है ये फैसले होते हैं, संगठनात्मक फैसले होते हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी दावेदार हो सकते हैं अगर पार्टी फैसला करे तो। आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए दावेदार? मुझे लगता है कि ये तो कांग्रेस के विधायक तय करेंगे, लेकिन विधायक तो बस विधायक चुन के वो बस आएंगे। बस आप विधायक चुन के वो आएंगे जिनको टिकट मिलेगा, और टिकट में तो आपकी चल रही है। आपके नहीं, आपका दिल क्या कहता है कि कौन होना चाहिए चेहरा? हरियाणा की जनता तय करेगी। तो यही है, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आपका दिल बिल्कुल ठीक कह रहा है। हरियाणा की जनता तय करेगी, हरियाणा के विधायक और कांग्रेस का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस हाईकमांड, ये हमारी प्रक्रिया है। कांग्रेस हाईकमांड, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व, हरियाणा के विधायक और हरियाणा की जनता तय करेगी। जो आपका दिल कहता है, आपका दिल बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक दिल और है सिरसा की सांसद का, उनका बयान पढ़ देता हूं, नतीजों के बाद का है। 22 जून को ये बयान अखबारों में छपा, सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा का। प्रदेश में टिकटों का वितरण सही ढंग से नहीं हुआ है। सही तरीके से टिकट बांटे जाते हैं तो 10 में 8 सीटें जीतते। इंचार्ज को और हाईकमान को ग्राउंड रियलिटी के बारे में नहीं बताया गया। इंचार्ज को हरियाणा की समझ नहीं है। समझ होती तो सबसे बात करके फीडबैक करके ढंग से टिकट बांटते। फिर ये भी कहा राजनीति में बैलेंस करके चलना ज़रूरी है, और आपके पिताजी को लक्ष्य करते हुए कहा गया कि सबको साथ लेकर चलना, किसी वर्ग को छोड़ना ये ठीक नहीं है। दूसरी पार्टियों से लाके नेता ज्वाइन करवाते हैं। अभी आपने अपनी उपलब्धियों में गिनवाया
इतने पूर्व विधायक, इतने सांसदों ने ज्वाइन किया। फिर गिनती करते हैं हमने कितनों को ज्वाइन करवा लिया, पर अपना घर नहीं संभाल पा रहे, इंसाफ नहीं कर रहे। इन सब बातों को विधानसभा चुनाव में देखना होगा, वरना पार्टी को नुकसान होगा। आपकी प्रतिक्रिया? ये उन्होंने कहा है जी, तो उन्हीं से आप पूछिए, उनसे भी पूछेंगे जब बात होगी। तो उनसे आप पूछना। देखिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का जो हरियाणा में, जैसे मैंने कहा शुरू में, कि जो प्रदर्शन रहा है बहुत अच्छा है। हम हरियाणा के लोगों का धन्यवाद करते हैं कि 1984 के बाद दूसरी सबसे बड़ी वोट प्रतिशत इस चुनाव में, उसके बीच में बहुत लंबा समय गया। 1984 के बाद 47.6% ही वोट हमें नहीं मिला, जो भाजपा से ज़्यादा है। आपने भी, पहला आपका प्रश्न था कि बराबर में कुश्ती छूट गई, बराबर की नहीं। आप देखिए, हमें ज़्यादा विधानसभा सेगमेंट्स में हमारी लीड आई है, 46 पे हम जीते हैं, हमारी बढ़त मिली है 46 पे। हमें ज़्यादा मत प्रतिशत मिला है, भाजपा से 2-2.5% मत प्रतिशत हमारा ज़्यादा है। और जहाँ तक सीटों की बात है, देश में एकमात्र प्रदेश हरियाणा है जहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी से था, और भारतीय जनता पार्टी को हाफ करने का हमने काम किया है, और 50% जो है सीटें हरियाणा से आई। में गर्व है कि देश की, तो कह रही कि 10 में 8 जीत सकते थे। पूछ रही है राज बब्बर को कौन लाया? कांग्रेस हाईकमांड ने टिकट दी। किसकी पैरवी पे दी? देखिए, कांग्रेस हाईकमांड की टिकट की, हमारी कांग्रेस में टिकट वितरण की एक प्रणाली है। उस प्रणाली के तहत कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने 10 के 10 उम्मीदवार ऐसे उतारे। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व का, कि ना से एक और मैं इस चुनाव की विशेषता बताऊं आपको, ना से हम 5 लोकसभा सीट जीते, 10 की 10 लोकसभा सीट में कांग्रेस के मत प्रतिशत में ज़बरदस्त बढ़ोतरी और भाजपा के मत प्रतिशत में ज़बरदस्त गिरावट आई है। और केवल यही नहीं, 90 की 90 विधानसभा सीट हरियाणा की विधानसभा सेगमेंट, किसी भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा के किसी धार्मिक और जातीय समीकरण हो, उन विधानसभा सीटों में 90 की 90 में कांग्रेस के मत प्रतिशत में ज़बरदस्त बढ़ोतरी और भाजपा के मत प्रतिशत में ज़बरदस्त गिरावट आई। यानी कि पूरे हरियाणा के लोगों ने एक स्वर से एक संदेश दिया है कि आने वाले समय भाजपा साफ होगी और कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से हरियाणा में सरकार बनेगी। ये सारे आंकड़े आपने कुमारी शैलजा जी को नहीं गिनाए? आप उनसे पूछिएगा जब आप उनसे मिलेंगे। कह रही हैं कि पूर्व सीएम के खिलाफ दिव्यांशु बुद्धि राजा जैसा कमजोर कैंडिडेट क्यों उतारा गया? देखिए, आप उनसे पूछिए। मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस, असहज हो जाते हैं दोनों लोग। आप उनके नामांकन में नहीं जाते, वो आपके में नहीं आते। आप लोग कहते हैं यूनाइटेड है, पूरे प्रदेश को दिखता है कि हुड्डा खेमा। एक तरफ जिनका विधायक दल में बहुमत है, अड़ के आप कितना समझाया आप लोगों को सोनिया गांधी ने कि कुमारी शैलजा को राज्यसभा आने दीजिए। भूपेंद्र हुड्डा जी अड़ गए, बोले विधायक बगावत कर देंगे, 2012 जैसा होगा। आप राज्यसभा पहुंचे, आप कहते हैं सब ठीक है। ये आपको किसने बताया? आप बताइए। नहीं, आपको किसने, कोई लाइव टेलीकास्ट हो रहा था? आप जो इस तरह से ऐसा दिखाई दे रहा है कि राजनीति में है, आप भी जानते हैं कि कुछ चीजें सूत्रों के हवाले होती हैं। आप ऐसी सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानों से नहीं होता ना। आप वरिष्ठ नेता हैं, आप ऐसा लगता है कि भाई 10 जनपद से कोई लाइव टेलीकास्ट आपके पास विशेष कुछ। कोई 2019 में दावेदारी मैं धन्यवाद करता हूं की राज्यसभा की। मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं। मैं कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का, विशेष तौर से मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं कि जब पिछला चुनाव थोड़े से मार्जिन से मैं रह गया था, बहुत लड़ाई लड़ी थी, और तब भी मत प्रतिशत में हमारे प्रदेश में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन, सबसे अच्छा प्रदर्शन लोगों ने तब भी दिल खोल के 46% लोगों ने उस समय भी मेरा साथ दिया था रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, और जो कि केवल हरियाणा ही नहीं, पूरे उत्तर पश्चिम में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन था। उस बात को देखते हुए उन्होंने जो है राहुल गांधी जी ने मुझे इस जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। ये मेरे लिए बहुत एक, मैं समझता हूँ, लीडरशिप। शैलजा जी भी दावेदार थी तब। लीडरशिप के कॉन्फिडेंस की बात है। तो मैं कांग्रेस के इतना बड़ा विश्वास मुझ में व्यक्त किया ऐसे समय में, तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि उस समय तो राज्यसभा, आप समझ सकते हैं, कांग्रेस की बड़ी हार थी और बहुत कम राज्यसभा के अवसर थे पूरे देश में, और उस समय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इतना बड़ा विश्वास व्यक्त मुझे किया, हैंडपिक किया, मुझे यहाँ से अवसर दिया। मिला था कि प्रदेश अध्यक्ष ही आप ले लीजिए, शैलजा को आ जाने दीजिए राज्यसभा में। देखिए, आप भूपेंद्र हुड्डा जी को ये प्रस्ताव आया था। आप सौरभ जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं,
आपको तो पता जितने है, वरिष्ठ आप सांसद उतना ही वरिष्ठ पत्रकार। आपको तो पता है जी। तो अपना, अच्छा, फिर आपको तो बताइए। पता है कि कांग्रेस के अंदर जहाँ तक राज्यसभा की बात है, कांग्रेस में राज्यसभा में कौन उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये निर्णय का जो है अधिकार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को है। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को का लेके बड़ा खराब है, कभी कांग्रेस आर.के. कांग्रेस आनंद, के कभी शीर्ष अजय माकन। इनका हरियाणा को लेके कांग्रेस का तजुर्बा है भी बहुत खराब। रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान से भेजना पड़ा पार्टी को। ये देखिए, ये भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के फैसले हैं ये। राज्यसभा का पूरा क्या हुआ था अजय फैसले माकन के का, चुनाव में? देखिए जहाँ तक अजय माकन जी के चुनाव की बात है, आपके सामने कई बातें आ भी गई, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जो खट्टर साहब ने जो बात कही है उससे मैं भी सहमत हूँ। जो उन्होंने कहा कि किरण जी का शरीर तो कांग्रेस में था, लेकिन कुछ समय से उनका दिल भाजपा में था, ये राज्यसभा के चुनाव में सर्वविदित हो गया था। अजय माकन जी ने भी जो बात कही, मैं उससे सहमत हूँ कि जो वोट, एक वोट उनके पक्ष में नहीं गई और ख़राब हुई टिक मार्क लगाकर, वो किरण चौधरी जी की ही वोट थी। और स्वयं किरण चौधरी जी ने भी जो कहा, मैं उस बात से भी सहमत हूँ जो उनके मुंह से बाहर निकला मीडिया के सामने कि मैं टिक लगा के मैं आई हूँ। मैं इन तीनों बातों से सहमत हूँ। तो मैं समझता हूँ जिसका जिसका दिल जहाँ है उसको वहीं होना चाहिए। आप समझे, जिसका दिल जहाँ पे है, अब उनका दिल वहाँ था तो अच्छा है, तो दिल जहाँ पे हो वहीं पे रहना चाहिए। क्या हुआ मगर ये राज्यसभा में जी, मगर आपको मैं एक और बताऊँ, राज्यसभा में आपको याद होगा कि एक तो कुलदीप बिश्नोई जी उस समय जो विधायक थे, उन्होंने क्रॉस वोट किया था, मगर उन्होंने सबके उसी समय जो है, मैं समझता हूँ सबके बीच में बात रखते हुए, और वो भाजपा ज्वाइन हो गए थे। और उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ राज्यसभा के बाद, और उस बाई इलेक्शन से आदमपुर में बड़ा अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा, हम हारे, बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन अब आप देखिए, जयप्रकाश जी लड़े थे ना। हाँ, अब वो हिसार से जयप्रकाश जी लड़े। और मैं आपको बता दूं, वो हिसार जो लोकसभा क्षेत्र है, हिसार लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के मत प्रतिशत में 33% बढ़ोतरी हुई है 2019 से के लोकसभा से, 2019 के लोकसभा के मुकाबले 33%। मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, 2019 में भव्य बिश्नोई जी लड़े थे, कुलदीप जी के जो सुपुत्र हैं वहाँ से, वहाँ उसके मुकाबले 33% में तो नई पार्टियां बन जाती हैं, नई दल बन जाते हैं, किसी 33% वोट शेयर बढ़ जाए, उससे बड़ा 33% वोट में बढ़ोतरी हुई। और आदमपुर विधानसभा सेगमेंट से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली है। आदमपुर विधानसभा सेगमेंट से भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली है जी, क्योंकि बिश्नोई परिवार बड़ा नाराज था कि उनकी दावेदारी को बीजेपी ने नजरअंदाज कर दिया। खफा से घूम रहे थे वो भी। अब वो बताएं, चर्चा का विषय है कि उनको जो कहा गया था उनके साथ उतना न्याय नहीं किया भाजपा ने। ये तो भाजपा की पुरानी आदत है। सिंह के साथ न्याय नहीं किया। ये तो भाजपा की पुरानी आदत है। आप लोगों ने भी तो चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ न्याय नहीं किया। मैं समझता हूं कि उनको भी चौंकना नहीं चाहिए इस पे। क्या प्रॉमिस किया गया था चौधरी बीरेंद्र सिंह को हिसार? अभी इस पे आएंगे, पहले वो करके कि उनको चौंकना नहीं चाहिए। आपने कहा बिश्नोई परिवार की भाजपा, ये भाजपा की पुरानी तासीर है। भाजपा ने कितनों के साथ न्याय किया अपनी पार्टी में लेकर, वो पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड भाजपा का चेक करना चाहिए जी। ये भी मैं कहना चाहता हूँ। चौधरी बीरेंद्र सिंह से क्या प्रॉमिस किया गया था हिसार में? देखिए, वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पहले कांग्रेस में उनका बड़ा योगदान रहा, फिर छोड़ के चले गए। वो बीच में जो है वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में रहे पिछले 10 वर्षों से, और अब ये वापस आए हैं। तो उनका अपना एक भूमिका है कांग्रेस पार्टी में और अपना योगदान रहा है। और अब क्या भूमिका है उस परिवार की? अपनी सभी की भूमिका दिया नहीं आपने सिटिंग सांसद को? सभी की भूमिका रहती। अभी दोबारा से आप उस पर आ रहे हैं। जहाँ तक टिकट वितरण की बात है, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का मैं समझता हूँ कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व सर्वे के आधार पर, फीडबैक के आधार पर और अपने विवेक से टिकट के अपने सारे निर्णय लेता है। और हम इस बात के लिए बधाई देते हैं कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को कि ऐसे निर्णय लिए गए हरियाणा में कि ना सिर्फ देश में सबसे ज़्यादा इंडिया गठबंधन को मत प्रतिशत हरियाणा में मिला, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना से ज़्यादा, लेकिन एक अकेला हरियाणा है जहां 50% सीट
कांग्रेस पार्टी की आई, भाजपा से सीधे मुकाबले में हमारी कर्नाटक में सरकार है, 28 में से केवल 8 सीट आई। हमारी तेलंगाना में सरकार है, 17 में से 7 सीट आई। हमारी हिमाचल में सरकार है, 4 में से 1 सीट भी नहीं आई। 50% जो सीट आई और सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत मिला, यानी कि सीट में भी सबसे बढ़िया जो है नतीजा और मत प्रतिशत में भी सबसे बढ़िया नतीजा, और 10 की 10 लोकसभा सेगमेंट्स और 90 की 90 विधानसभाओं में वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी में भी सबसे अगर कंसिस्टेंट नतीजा कहीं आया तो हरियाणा के अंदर आया। और ये इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पूरा श्रेय जाना चाहिए। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जो जिस तरह के संख्यात्मक निर्णय किए, को भी दे दीजिए दीपेंद्र जी, अपने पिताजी को भी दे दीजिए, सारा कुछ शीर्ष नेतृत्व को कह रहे हैं। बिल्कुल, इसमें भूपेंद्र हुड्डा जी की भी तो मेहनत रही होगी। जो प्रदेश नेतृत्व दिया गया है शीर्ष नेतृत्व द्वारा। अच्छा, ये बार-बार प्रदेश नेतृत्व की बात हो रही है, एक सवाल बताइए भाई साहब, फूलचंद मुलाना जी आपके खेमे के माने जाते हैं, आप कहेंगे शीर्ष नेतृत्व का फैसला। अशोक तंवर साफ तौर पे आपके खेमे के नहीं थे। आप बार बार संगठन की बात कर रहे हैं। हरियाणा वो प्रदेश है जहां पे 1 दशक से ज़्यादा से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नहीं है। मुझे ये बता दीजिए कि आपकी पार्टी जिलाध्यक्ष क्यों नहीं तय कर पा रही है? उदय भान, पहले कुमारी शैलजा। आपके प्रश्नों में आपके इस प्रश्न में 2 प्रश्न निहित हैं जी। पहला तो मैंने आपको खेमे का कहा, कांग्रेस में सभी जो है कांग्रेस के विचारधारा, राहुल जी के नेतृत्व, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व, खड़गे जी के नेतृत्व, सभी वो कहने वाला था, आपने पहली बार खड़गे जी का नाम लिया इतनी देर में। खड़गे जी के, सोनिया जी के, राहुल जी के, प्रियंका जी के, सभी का ये इसी खेमे के हैं सारे। हाँ। लेकिन आप ऐसा मत करिए कि कोई जीत कहीं अच्छा नतीजा रहा तो आप उसको हमारे खेमे का बताएं। आप एक मुलाना साहब आप हमारे खेमे के बता रहे हैं। 2009 में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी हरियाणा में, जब मुलाना साहब थे, और जो है 10 में से 9 लोकसभा सीट आई, वो आप हमारा बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि अशोक तंवर जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे 2014 में कोई सीट नहीं आई, एक केवल मैं ही जीता उस समय, वो आप बता रहे हैं। कोई दूसरा खेमा 2019 में, सुनो, 2000 ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमको अध्यक्ष नहीं नियुक्त करने दिए भूपेंद्र हुड्डा ने। मैं कुछ कह रहा हूँ जी, तो नहीं, उस बात पे मैं आता हूँ, दूसरे प्रश्न पे मैं आऊँगा। पहले प्रश्न का मैं कह रहा हूँ कि ये सारे एक ही खेमे के हैं। आपका विश्लेषण थोड़ा सा, आप इस विश्लेषण, हरियाणा के सब पत्रकारों का विश्लेषण, नहीं, आप इस विश्लेषण पे थोड़ा गौर करिए। इस विश्लेषण का क्या निष्कर्ष निकल रहा है? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि मुलाना साहब हमारे खेमे के थे, तो इसीलिए 2009 में 9 सीटें आई लोकसभा में और हमारी सरकार बनी। अशोक तंवर जी नहीं थे आपके अनुसार, तो 2014 में हार गए। 19 में आप कह रहे हैं शैलजा जी नहीं थी, 2019 में हार गए। और अब उदय भान जी हमारे खेमे के हैं, तो इसीलिए लोकसभा में फिर अच्छा रिजल्ट आ गया। मतलब आला कमान को भूपेंद्र हुड्डा की सुननी ही होगी। तो नहीं, आपका विश्लेषण ये बता रहा है, आंकड़े तो आप बता रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं, सारे कांग्रेस के खेमे के हैं। आप ये किसी को किसी के खेमे का बता सकते? जिलाध्यक्ष क्यों नहीं बन रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, ये आपका जो विश्लेषण है उसका निष्कर्ष जो है कोई निकालेगा तो वो ये कह सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सभी कांग्रेस के, राहुल जी के खेमे के हैं। और जहाँ तक जिलाध्यक्षों की बात है, संगठन की बात, हमारा संगठन है, हमारा बड़ा वाइब्रेंट संगठन है बिना जिलाध्यक्ष के। आपको याद हो कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बड़ी ये बात उठाई कि हमारा पन्ना प्रमुख बन चुका है, हमारा पन्ना संगठन है। और कांग्रेस का संगठन ही नहीं है। और हमने कहा कि घर घर कांग्रेस, हम एक अभियान हमने चलाया, घर घर कांग्रेस, हमारा संगठन घर घर में पहुंचेगा। और आप दिखा दिया, लोगों ने दिखा दिया कि भाजपा के पन्ने के संगठन तो पन्ने तक ही सीमित दिखे और हमारे हर घर में संगठन दिखाई दिया। मतलब आगे भी कभी जिलाध्यक्ष नहीं होंगे? देखिए, कांग्रेस के संगठन में लगातार विस्तार हो रहा है। जब कांग्रेस के पार्टी का मुखिया नहीं डिस्ट्रिक्ट में तय हो पा रहा बरसों से, आप देखिए, आपकी सूची वो काट देते हैं, उनकी सूची कोई और काट देता है। जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सही लगेगा कि अब सही समय है और अब कांग्रेस के लिए लाभदायक समय है, उस समय पे कांग्रेस का संगठन में और विस्तार किया जाएगा। जब उनको लगा कि सही समय है, चौधरी उदय भान जी को नियुक्त किया गया और उससे कांग्रेस को लाभ हुआ। जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस को आगे मजबूत करने के लिए, अगर सबसे बड़ी कोई, अगर जो आपसे ज़्यादा अगर चिंता है तो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को। अरे बिल्कुल साहब, आपका संगठन, आपकी चिंता, मेरा काम तो सवाल पूछना है। तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सही समय पे
सही फैसले ले रहा है। जी। और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे जो है आम आदमी पार्टी से गठजोड़ का फैसला भी हो सकता है विधानसभा चुनाव को देखते हुए। आम आदमी पार्टी को जनाधार नहीं है हरियाणा में। उन्होंने प्रयास किया है और एक समय में जब पंजाब का चुनाव में आम आदमी पार्टी जीती थी, तब हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ थोड़ा रुझान देखने को मिला था। उसके तुरंत बाद कांग्रेस ने संगठनात्मक फैसले किए, उदय भान जी के कंधों पे जिम्मेदारी दी, उससे कांग्रेस पार्टी का माहौल बना। जो लोग छोड़ के गए थे वो सभी वापस आ गए कांग्रेस पार्टी में, वो सभी लोग ज्वाइन भी हो गए, रिजॉइन हो गए। अब ये जो लोकसभा का फैसला था आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र देने का, ये राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया फैसला था, क्योंकि आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ हमें दे रही थी और दिल्ली के अंदर 3 सीट कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो एक गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर ये फैसला लिया गया, जिसका हमने पूरा सम्मान किया और पूरा सहयोग किया। आपने देखा हमने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की पूरी मदद करी, मगर विधानसभा के अंदर ये हमारा कोई गठबंधन नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन था। संभावना है जनरल इलेक्शन के लिए गठबंधन था। विधानसभा में देखिए, मैं समझता हूँ कि 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस, हरियाणा की कांग्रेस स्वयं सक्षम है, मजबूत है। हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी इंडिया गठबंधन है, हमारा गठबंधन कायम है राष्ट्रीय स्तर पर। प्रदेश स्तर में कोई गठबंधन का मुझे ज़्यादा जो है, मैं आशावान नहीं हूँ कि प्रदेश स्तर पर कोई गठबंधन। अच्छा, एक चूँकि अभी थोड़ी देर पहले जिक्र आ रहा था किरण चौधरी जी का, ये मेरा उनसे जुड़ा आखिरी सवाल है। चूँकि हुड्डा साहब मौजूद थे और जाहिर सी बात है कि फिर उन्होंने आपसे चर्चा की ही होगी। वैसे चर्चा होती है, आप लोग मीटिंगों से आते हैं एक दूसरे से, क्या रहा क्या हुआ? देखिए, कहते हैं सौरभ जी, मैं समझता हूँ कि 2 तरह के संबंध हो जाते हैं जी। एक तो पिता पुत्र का संबंध, हाँ, वो तो आप समझ सकते हैं कि वो जो संबंध है उसमें बड़ा डिसिप्लिन रहता होगा। उसमें उस संबंध, भाई मैं समझता हूँ सृष्टि में माता पिता की कोई किसी से तुलना नहीं कर सकते। सबके लिए जो माता पिता की जो स्थान होता है सभी के दिलों में, वो एक अपना संबंध है, उसकी अपनी जो है। और दूसरा संबंध राजनीतिक संबंध भी है जी, कि वो हमारे नेता विपक्ष हैं, मैं एक लोकसभा सांसद हूँ, वो आपके संसदीय क्षेत्र के विधायक हैं, एक ही वो मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक विधानसभा का नेतृत्व करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपने कहा कि आपस में डिस्कशन होता है, तो आपस में डिस्कशन जो है इन दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रख के होता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, तो मुझे उसी बिना पर ज़रा ये बता दीजिए, राव दान सिंह और किरण चौधरी का राहुल गांधी बीच में बैठे थे, एक तरफ वो एक तरफ वो, झगड़ा किस बात पे हुआ था? उसके बाद हुड्डा साहब राहुल गांधी का हाथ पकड़ के ले गए थे। देखिए, जहाँ तक वो हुआ, मैं समझता हूँ कि राहुल जी की रैली में वो दृश्य सबके सामने आए, जो बातचीत। ऑडियो नहीं आया था, वो पूछ रहा हूँ आपसे। अब ऑडियो तो वो तो आज जो लोग थे वही बताएंगे आपको, लेकिन वो जो दृश्य भी थे वो चुनाव के बिल्कुल अंतिम समय में जैसे दृश्य आए, वो उससे हमें लाभ नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि ये लोकसभा सीट हम जीत के बहुत नज़दीक थे, जैसे आपने देखा बहुत थोड़े अंतर से हम रहे हैं। तो इस तरह की जब भी चर्चा चलती है कि आपस में पार्टी में कलह चल रही है, उस समय उन दृश्यों के माध्यम से वो चर्चा चली, तो उसका फ़ायदा लाभ भाजपा ने उठाया, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। एक चर्चा अब ये भी चल रही है कि तोशाम की सीट कांग्रेस की खुल गई। दशकों से बंसीलाल परिवार का कब्जा था उस पर और तमाम दावेदारों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। आपके यहाँ भी टिकटार्थियों की भीड़ बढ़ने लगी है। मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा नतीजा रहा है भिवानी की सभी विधानसभा क्षेत्रों में, और हम उम्मीद करते हैं कि भिवानी और दादरी मिलाकर जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, 6 की 6 में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और तोशाम में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आपके मित्र कहते हैं कि अब आपको जो दीपेंद्र हुड्डा नज़र आते हैं सार्वजनिक जीवन में, उसमें आक्रामकता और सभ्यता का एक सम्मिश्रण दिखता है, पर कॉलेज के ज़माने में ऐसा नहीं था। एक किस्सा बताया गया हमें जहाँ पे आपकी घनघोर रैगिंग हुई थी, क्या हुआ था? अब कॉलेज के समय के तो खैर किससे कहाँ किसको, कॉलेज के समय और अब से थोड़ा बहुत तो फ़र्क आ ही जाता है कॉलेज से लेकर अब तक। लेकिन मैं समझता हूँ कि कॉलेज में भी मैं भिवानी की बात कर रहा हूँ। हाँ, भिवानी में
थोड़ा विस्तार से बताइए सांसद जी, समर्थकों को भी तो पता चले कि जब बीटेक की डिग्री हासिल की जा रही थी तब क्या मंजर था, वहाँ सबको पता था कि आप किसके बेटे हैं, किस परिवार से आते हैं? हाँ, नहीं पता था, सबको पता था। इसीलिए मैं समझता हूँ कि रैगिंग का मुख्य आकर्षण भी मैं रहा, जो है मुख्य आकर्षण। लेकिन फिर उसके सबके साथ जिन्होंने रैगिंग करी उन सबके साथ मधुर संबंध भी बने। क्या रैगिंग हुई थी? जो रैगिंग एक तो अपने या तो दोस्तों को बोलिए चटकारे लेके वो किस्से बताना बंद कर दें या आप बता ही दीजिए क्या हुआ था। भाई अब रैगिंग कॉलेज में जैसे नॉर्मल रैगिंग होती है, फिजिकल रैगिंग भी। फिजिकल रैगिंग, तो रैगिंग का मुख्य जो है मैं समझता हूँ कि आकर्षण केंद्र तो कॉलेज में जो है नए फर्स्ट ईयर के अंदर, तो इस तरह के कई किस्से हैं तो रहे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मगर जो अच्छी बात है कि रैगिंग, सर फूट गया, ऐसी रैगिंग? हाँ, सर फूट गया था एक बार ऐसी रैगिंग हो गई थी कि भाई सारी जो सबसे जो 4th क्लास थी हमारी, जो अपना जो फाइनल ईयर, और हम फर्स्ट ईयर में गए थे क्योंकि इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर 4th ईयर होता है, तो उनके माध्यम से जो है ये मुझे दंडित किया गया था कि भाई सुबह से लेकर रात तक आप खड़े रहे। तो हमने कहा खड़े रह जाएंगे, हमें क्या है, तो हम खड़े रहे। अब अंदाज़ा नहीं था कि सुबह से लेकर रात तक आप खड़े रहो जो है अटेंशन में, तो जो है कहीं ना कहीं बिना खाए पिए, तो शाम को आते आते थोड़ा सर चकरा गया और हम गिरे तो सर फूट गया। तो सर फूट गया। फिर वो जो जिन लोगों ने ये कहा था वही उन्हीं लोगों के साथ मेरी सबसे ज़्यादा मित्रता भी हुई फिर बाद में, क्योंकि उन्होंने जो है उस बात से जो है मैं समझता हूँ कि उनको लगा कि भाई हमने ज़्यादा कर दिया। लेकिन मैंने ये ज़रूर था कि ये मेरी स्वभाव में, आप कह रहे हो ना आक्रामकता और विनम्रता, तो विनम्रता थी तब भी कि भाई स्वीकार करेंगे, और आक्रामकता भीतर से थी कि भाई मना नहीं करेंगे कि कोई ऐसा नहीं कि जो मैं गिरा जैसे, उससे पहले मुझे लग नहीं रहा था कि भाई, मगर दिल के अंदर दृढ़ शक्ति थी कि भाई अब ये कहा है तो मैं पूरा करके इन्हीं को कहना पड़ेगा कि भाई बस अब बहुत हो गया, मैं नहीं कहूँगा अपनी तरफ से कि भाई और नहीं। पर एक बात आप अपनी तरफ से खूब कहते हैं, आपके दोस्तों के बीच बड़ी चर्चा रहती है कि बोले दीपेंद्र कहीं भी लेट हो उसका एक परमानेंट एक्सक्यूज़ होता है, वीआईपी रूट लग गया था। मतलब ये इतना प्रेडिक्टेबल हो गया था आपका बहाना कि दोस्तों की बहनें पर्चियों पे लिखने लगी, देखो अभी लेट आएगा, बोलेगा आते ही वीआईपी रूट लग गया था। ये आप दिल्ली की बता रहे हैं जी। देखिए रोहतक में तो आप ही वीआईपी हो, कहाँ रूट लगेगा? देखिए मैं थोड़ा सा समय से लेट रहता हूँ, ये एक बात आप सही पकड़ ली आपने, कहीं से आपने बड़ी जानकारी ली है ज्ञानी की, मैं मान गया आपको। तो कहीं ना कहीं हाँ, लेट होना मेरा एक ऐसी मेरी हैबिट है जिससे मैं लेके मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन फील्ड में जब मैं लेट होता हूँ उसका कारण सबसे बड़ा ये रहता है जी। कि मैं हर व्यक्ति की बात सुन के ही आगे जाना चाहता हूँ और हर व्यक्ति से मिलके आगे जाना चाहता हूँ। आपने भी देखा जब आप आए तो थोड़ा सा मैं 2 मिनट आप लेट हो रहा था तो आप बाहर आके कि मैं एक एक आदमी की अपनी पूरी जो भी व्यक्ति मिलने आया है उससे पूरी बात सुन के उसकी संतुष्टि करे बिना मैं आगे जो है, और इस बात को, इसका संतुलन कहीं ना कहीं भाई जो अपना टाइम टेबल पे हो आदमी, तो अगर 100 आदमी खड़े हों मिलने आपसे आए हों सार्वजनिक जीवन में और आपकी अगली मीटिंग 15 मिनट बाद है, तो कई हो सकते हैं जो मैनेज कर लें कि भाई ठीक है जी नमस्ते अगली मीटिंग है, मेरे से नहीं हो पाता। मैं उन्हीं में खो जाता हूँ, उन व्यक्तियों में, उन्हीं की एक एक बात सुन के, और उनकी मैं सोचता हूँ कि कौन अपने घर से आया है, कितने बजे चला होगा और पूरी अपनी उम्मीद लेके मेरे पास आया है, तो मैं अपना आगे कैसे चला जाऊँ। उनको तो नहीं पता होगा कि मेरी अगली मीटिंग है, अगली बैठक है, इसीलिए मैं लेट होता हूँ दिल्ली में भी और फील्ड में भी। फील्ड में तो कोई अगर मेरे को, मैं कहीं जा रहा हूँ आज भी, कहीं कोई एक व्यक्ति भी गाड़ी भी रुकवाएगा मैं रुकूंगा और उतर के सारी बात करके मैं आगे जाऊंगा। ये 20 वर्ष से मैंने किसी एक व्यक्ति को भी नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ा। 10 वर्ष हम सत्ता में रहे, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे जब मैं पहले 10 वर्ष में सांसद रहा, और अब 10 वर्ष हम विपक्ष में। लेकिन ये मेरी एक जो कहते हैं हैबिट, तो लेट आने की, पहुँचने की जो हैबिट है उसके पीछे ये असली कहानी ये है। फिर बहाना कोई चाहे बना दो, अब जो दोस्त हैं वो समझते नहीं। अब खास तौर पे दिल्ली के दोस्त तो नहीं समझते कि जी कैसे इतने, वो सोचते हैं कि यार तेरे लिए वही ज़रूरी थे, तूने अभी हम इतनी देर से तेरी वेट कर रहे हैं, तू पहुंच नहीं पाया। तो फिर हम कहते वीआईपी रूट लग गया था। मगर मेरे लिए वीआईपी लोग हैं, मेरे जो हमारे समर्थक हैं, हमारे जो क्षेत्रवासी हैं वही वीआईपी हैं। तो वीआईपी रूट तो ये युधिष्ठिर वाली मानना आप
ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ उनको। अश्वत्थामा हतो हता नरो हाँ, तो ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ उनको, मैं कह रहा हूँ वीआईपी रूट लग गया था। आप भी आए तो मैं थोड़ा लेट था, तो वो वीआईपी रूट ही लगा हुआ था जो बाहर आपने देखा मैं लोगों से मिल रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये, हाँ, मगर पंचुअल होना एक बहुत बड़ा गुण भी है, वो उसके लिए मैं, मेयो कॉलेज में तो इस पे बड़ा जोर दिया जाता था। हाँ सही है, तो बोर्डिंग स्कूल में थे तब पंचुअल थे, तो पंचुअल होना और डिसिप्लिन होना बहुत बड़ा गुण है, जिसकी तरफ जिस जो मेरे में पूर्णतः अभी उस तरफ में। थोड़ा ये दो अलग टाइम स्पेस नहीं लगते थे आपको कि जब आप रोहतक आए तो एक अलग दुनिया और अजमेर के मेयो कॉलेज की अलग दुनिया, वो एक बड़ी एंग्लोफाइल सी दुनिया, इधर कतई देसी दुनिया? नहीं, देखिए, आप ये मान के चलिए, बचपन से लेकर आज तक मैं जो है पूर्णतः मैं हरियाणवी ही हूँ और पूर्णतः मैं रोहतकी ही हूँ, और मैं जो है मैं समझता हूँ कि अपने क्षेत्र से, अपने गांव से, अपने शहर से मैं बहुत जो है अच्छी तरीके से ताने बाने में का हिस्सा ही रहा हूँ। बोर्डिंग स्कूल में जब जाता था तो अजीब सी दुनिया वहाँ पे लगती होगी मुझे, या अमेरिका में रहा 6 साल में, वहाँ पे लगती होगी, लेकिन वहाँ भी जो है अभी आप बता रहे थे इस इंटरव्यू से पहले, आप भी अमेरिका होके आए, आपने देखा वहाँ कुछ लोग होते हैं जो अपनी संस्कृति को लेके जाते हैं वहाँ, कुछ लोग होते हैं जो वहाँ जाके वहाँ की संस्कृति अपनाते हैं। मैं किसी को गलत सही नहीं ठहराना चाहता, लेकिन अमेरिका में चाहे अमेरिकन सारे मेरे दोस्त बैठते थे, जब जो है मैं उनको हरियाणवी राग नहीं सुनाता था अपनी गाड़ी में। ये आप कैलगी स्कूल की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैं जो है मैंने MBA अमेरिका से किया, उसके बाद मैंने काम किया वहाँ, डैलस में थे? हाँ, डैलस में मैंने काम किया। तो मैं ये सोचता था कि यार ये हो सकता है जब इंडिया में हूँ तो अपनी गाड़ी के अंदर कोई अंग्रेजी गाना भी कभी सुना हो कॉलेज में। खुद गा के सुनाते थे या गाड़ी में बजाते थे? गाड़ी में। अच्छा, कहने तो मैं भी कह दूं भाई एक उतना है नहीं हमारा ज़्यादा। तो कहने का मतलब कि संस्कृति की बात मैं कह रहा हूँ कि भाई वो अगर वहाँ उनके साथ बाहर जाके कोई अच्छी जो है अमेरिका के वो खाना कोई पकवान खिलाएं, तो मैंने भी उनको फिर जो है अपने भी परोठे खिलाने। कहने का मतलब ये है कि अपनी संस्कृति को जो है वो अपने आदमी कई जो है तो कई होते हैं तासीर की संस्कृति को छोड़ ही नहीं सकते, अब संस्कृति हम नहीं छोड़ सकते। हमें तो देखो ये क्या संस्कृति थी जब आप अमेरिकन एयरलाइंस के लिए काम कर रहे थे? हाउ वाज द वर्क कल्चर देयर? वर्क कल्चर, योर फ्रेंड सेड कि यू आर क्वाइट सेटल्ड इन डैलस एंड यू डिडंट वांट टू कम बैक, इज दैट ट्रू? नहीं, ये आप अपने पापा के शपथ ग्रहण तक में नहीं आए, वो पहली बार CM बने। हाँ, नहीं, वो उसके दूसरे कारण थे, प्रोफेशनल कारण थे। ये मैं कई बार कह चुका हूँ, ये जो अभी आपको उत्तर दूंगा, ये पहले, क्योंकि मैंने कई वर्षों के बाद कोई साक्षात्कार कर रहा हूँ, लेकिन पहले जब मैं MP बना था उस समय मैंने कई किए थे, तब मैंने जवाब दिया था कि भाई वहाँ का और यहाँ की क्या तुलना। देखिए, वहाँ पर प्रोफेशनली बड़ा सेटिस्फाइंग था, सुपरफिशियली बहुत ही सेटिस्फाइंग लाइफ थी। सुपरफिशियली मीन्स लाइफस्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कंफर्टेबल है, अपनी एक अलग जीवन शैली है, वो सारी जीवन के अंदर सुख, भौतिक सुख वहाँ प्राप्त है, मगर आत्मिक रूप से सुखी नहीं था। भौतिक सुख और आत्मिक सुख में फ़र्क है। मैं जितने वर्ष अमेरिका में रहा, मेरे को बहुत इस बात को लेके बड़ी जो है एक अंग्रेजी में शब्द है हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, एक दुविधा, अंदर से दुविधा जब आदमी की आत्मा को झंझोरे, तो वो दुविधा हमेशा रही कि भाई यहाँ भौतिक सुख मिल रहे हैं, मगर मेरा दिल अपने देश में, अपने क्षेत्र में है, और मैं अपने क्षेत्र देश के लिए कुछ करने की मेरे पास कहीं ना कहीं मेरे पास कोई अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आती तो मैं क्या करूँगा। और आखिर में जब मैंने निर्णय लिया, मैं आपको निर्णय बता रहा हूँ मैंने कैसे लिया वापस आने का जी। आखिर में जब निर्णय लिया, मैं जैसे आपने कहा अमेरिकन एयरलाइंस में था मैं, उसके बाद मेरे को मैकिन्सी के अंदर कहते हैं कंसल्टिंग का मेरे को ऑफ़र हुआ, और मैंने इन बिटवीन स्विचिंग जॉब्स जिसको कहते हैं अमेरिका में, तो और मैंने जॉब स्विच किया। मगर जब जॉब स्विच किया तो बीच में मैं हिंदुस्तान आया छुट्टियों में, वापस जाके जब मैंने ज्वाइन किया मैकिन्सी में, तो जो हिंदुस्तान जब आया था वो चीज़ मैं वापस लेके, वो जो मेरे को जो दुविधा थी और मेरी तेज़ हो गई अंदर ही अंदर। फिर मुझे याद है कि एक दिन बहुत जब ज़्यादा मैं परेशान था, तो एक दिन किताब पढ़ रहा था, एक बिल क्लिंटन की किताब थी, और उस किताब में एक
बाकी तो चलो वो इतनी, मैं समझता हूँ उनकी जीवनी पे किताब थी, हर पहलू होते हैं। एक चीज़ उनकी बड़ी सही लिखी हुई थी कि भाई आप फैसला जब करो तो जीवन में दो चीज़ों को देखो, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मीडियम टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म का मतलब 90 की उम्र में जब सौरभ द्विवेदी जी अपने कमरे में बैठेंगे और अपने वृद्धावस्था में और ये सोचेंगे जीवन कैसा जिया और आप क्या सोचते हो कैसे जीवन में आपको खुशी मिलेगी। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन थे भाई, एक ऐसा जीवन कि मैं अमेरिका में रहूं और मैं इमेजिन करूं कि बेस्ट पॉसिबल पहुंच जाऊंगा, CEO बन जाऊंगा अपनी कंपनी का, या कहते हैं और मैनेजिंग पार्टनर बन जाऊंगा मैकिन्सी में, जो भी। और उसके बाद मैं देखूंगा कि भाई बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है, भौतिक सुख पूरे जीवन में लिए, लेकिन अपने लिए जिया। तो 90 साल की उम्र में क्या उससे खुशी होगी, या मैं अब ये मौका है अपने देशवासियों के लिए कुछ कर पाऊँ, अपने क्षेत्र के वासियों के लिए कुछ कर पाऊँ, मैं जाकर अपना प्रयास करूं, अपनी मेहनत करूं, तो 90 वर्ष की उम्र में या ये जीवन में मेरे को संतुष्टि होगी। और रातों रात मैंने फैसला लिया। ये थर्सडे की रात थी जब ये मैं किताब पढ़ रहा था, रात के 2-3 बजे मैंने ये फैसला लिया कि नहीं, ऐसा अगर बैंक बैलेंस का मैं क्या करूँगा जो ये बैंक बैलेंस के साथ ये चीज़ कचोटे आत्मा को कि भाई आप देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने उससे पीछे हटे और अपने लिए मैंने अगले दिन फ्राइडे को, मुझे याद है, अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया। 2 हफ्ते का नोटिस देना था। सैटरडे को, क्योंकि अमेरिका में बड़ी स्पीड से चीज़ें कर सकते हैं आपने भी देखा, सैटरडे को मैंने अपनी गाड़ी बेची और अपनी जो घर था वो बेचने के लिए लगाया। संडे तक अब मेरा घर बेच दिया। मंडे को मैं जब गया ऑफिस में, दोबारा 2 हफ्ते काम करना था, मैं रेंटेड कार में गया, क्योंकि अमेरिका में रेंटेड कार का भी बड़ा, रेंटेड कार में मैं अपने ऑफिस में काम करने गया। और जो है रेंटेड कार में अपने दोस्त, मुझे याद है मेरे दोस्त का, निहाल करके मेरा एक दोस्त था, उसके घर आके मैं रुका और 2 हफ्ते में अपने दोस्त के घर रुका, क्योंकि मुझे था कि अगर गाड़ी और जो है कार नहीं बेचेंगे, एक्सट्रीम डिस्काउंट पे बेची मैंने, जो डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं अमेरिका में। मैंने कहा कहीं नहीं बेचेंगे तो पता चले कि कोई मन बदल गया। हाँ, तो और उसके बाद जब मैं 2 हफ्ते के बाद जा रहा था, ये शौक था वहाँ पे अमेरिका में, सारा जो मेरा सर्कल था, सारे प्रोफेशनल दोस्त थे, पर्सनल दोस्त थे, उनके लिए बड़ा। जब 2 हफ्ते के बाद मैं जब डैलस एयरपोर्ट से मैंने दिल्ली की फ़्लाइट ले रहा था, तो जो है वहाँ आप समझ सकते हैं कि भाई 100-200 जो हमारे दोस्त थे, फ्रेंड सर्कल सारे छोड़ने आए, जो है बड़ा भावनात्मक कि भाई। तो जब जाने लगे तो मैंने उन सबको ये कहा, जो इंडियन थे, मैंने उनको कहा देखो बात ये है, अब ये 2 ब्रीफ केस में मैं वापस जा रहा हूँ और अमेरिका में कुछ नहीं है, सब कुछ अब, मगर जब आप आए थे तो पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ हो जाएंगी, आप ये नहीं कह सकते कि 2 ब्रीफ केस में हिंदुस्तान छोड़ के आ रहे हो, आपका कुछ ना कुछ वहाँ रहेगा। तो मैं उसके बाद जो है, जैसे मैंने कहा कि भाई अवसर था, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पास अवसर था राजनीति में आने का। ये मेरा जो है गुड फॉर्च्यून। पिताजी सीएम थे, उन्होंने कहा मैं सीट जो खाली कर रहा हूँ वहाँ से मेरा बेटा लड़ेगा। देखिए, अवसर था, सही बात है, ये अवसर मिला मुझे, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। जब ये तय हो गया तब आप आए या आ गए तब तय हुआ? पहले जो मैंने कहा, जब मैं छुट्टियों में आया था पहले, जब मेरा मन बना, वो चुनाव से पहले की बात थी। और फिर उसके बाद इसीलिए मैंने कहा मुझे जाके रिजॉइन करना था, तभी जो आप कह रहे शपथ में मैं नहीं था। लेकिन उसके बाद जब ये अवसर था, तब ये अवसर मुझे मिला। सौभाग्य से मैं एक ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया कि मुझे अवसर मिला राजनीति में, पहले फुट इन द डोर बोलते हैं कि दरवाजे के अंदर पहला कदम रखने का अवसर मिला। उसके बाद तो आपको पता है कि प्रजातंत्र है, देश की प्रजातंत्र में जो है लोग फैसला करते हैं, निर्धारित करते हैं, उसके बाद लोग देखते हैं और तय करते हैं कौन आगे बढ़ेगा। आप प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल, और ये थोड़ा परिवार से जुड़ा हुआ सवाल है। टिकटार्थियों की भीड़ के बीच क्या आपके चचेरे भाई सुखिंदर सांगवान भी हैं सोनीपत की किसी सीट से? परिवार से क्या सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे या और भी कोई चुनाव लड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आपने परिवार की बात करी है, तो मैं उसमें भी एक बात कह दूँ, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति लोगों के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ सकता है। आपको मौका मिल सकता है। मुझे गर्व है, जैसे मैंने कहा, कि मैं एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जिसमें मेरे परदादा जी चौधरी मातूराम, उन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, काले पानी की सज़ा हुई। मेरे दादाजी ने देश की आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, 8 वर्ष
अंग्रेज़ों की काल कोठरियों में उनको ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ाई लड़ते हुए बिताने पड़े, और उसके बाद देश की संविधान सभा के सदस्य के रूप में देश के संविधान निर्माताओं में से वो एक हैं। और मेरे पिताजी ने भी लंबा समय देश की सेवा, अपने प्रदेश की सेवा करी। ऐसे परिवार में जन्म हुआ और इसलिए मुझे अवसर मिला, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। लेकिन उसके बाद लोगों का विश्वास जीतना हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर है और लोगों पे निर्भर है। मुझे इस बात पे मैं लोगों का धन्यवाद करता हूँ, रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों का। मैंने 5 चुनाव लड़े हैं लोकसभा के। 5 चुनाव में सबसे ज़्यादा हरियाणा ही नहीं, पूरे उत्तर पश्चिम में आसपास के राज्यों को आप जोड़ दें, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों में मिलाकर पिछले 5 चुनाव में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत अगर कहीं आई है तो रोहतक में आई है। मुझे लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला, और इस बार भी लोगों ने जो प्रचंड बहुमत से जो देश में हरियाणा जो देश में जो दूसरी बड़ी जीत वोट प्रतिशत के अनुसार, जैसे आपने कहा, देश में छोटे से राज्य हरियाणा से देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत आई। हरियाणा में ही सबसे बड़ी जीत नहीं, वोट प्रतिशत के मार्फत राहुल जी के बाद दूसरे नंबर की कांग्रेस की जीत हरियाणा से आई। तो लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया और वो बहुमूल्य है। तो प्रजातंत्र में जो फैसले होते हैं, वो फैसले मैं समझता हूँ कि ये जो परिवार की आपने बात करी, वो परिवार के का उसमें जो है ये हो सकता है कि किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि हो जी, उससे पहला कदम जो है आगे बढ़ाने में वो सहायक हो, लेकिन उसके बाद हर व्यक्ति की सिंसेरिटी पर और लोगों का कितना कोई विश्वास जीत पाता है उस बात पर निर्भर है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो आगे बढ़ते हैं और बहुत से उदाहरण हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते। कभी परिवार के सामने आपकी माताजी श्रीमती आशा हुड्डा जी के चुनाव लड़ने का प्रसंग आया? क्योंकि परिवार को जानने वालों ने कहा कि वो भी बहुत लोकप्रिय हैं, और ये भी कहा कि वो भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी से ज़्यादा मिलनसार हैं। ये एक बार नहीं, कई बार आया, और मैं समझता हूँ कि हर चुनाव में आया। पिछले कई चुनाव से मैं देख रहा हूँ, पिछले जो है 2004 से तो मैं देख ही रहा हूँ कि हर चुनाव में ख़ास तौर पे सोनीपत से, क्योंकि वो सोनीपत से हैं जी, तो उनका गांव सोनीपत में है, तो हर बार सोनीपत। और एक ऐसे परिवार से आती हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा भी और राजनीति भी 3 पीढ़ियों से सक्रिय रहा। हाँ, शिक्षा में भी और राजनीति में भी। जो मेरे मदर साइड का परिवार है, जो मेरे परनाना जी थे, वो पहले बार जब एआईसीसी के डेलीगेट बने तो वो हमारे क्षेत्र एआईसीसी के डेलीगेट बने कहते हैं 1910 के आसपास, जब देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और एआईसीसी डेलीगेट बनना एक बड़ी बात थी। तो उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में, खादी मूवमेंट में हमारे जो परिवार का बड़ा रोल रहा। सही बात है आपकी, और हर बार लोकसभा से पहले ये बात आती है कि जी सोनीपत से आशा जी को लड़वा दिया, और इस बार तो रोहतक से भी आई। अखबारों में, टीवी चैनल में मेरे को बयान देना पड़ा कि नहीं लेकिन हुड्डा साहब की इसमें एक दृष्टि रही है, और हमारे परिवार की भी एक दृष्टि इसमें रही है कि जो है कि भाई जो अपना कि भाई एक पीढ़ी से एक ही व्यक्ति राजनीति में आगे आए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और इस बात को देखते हुए मैं समझता हूँ कि तो जब नाम आया तो ये लोगों की तरफ से आया, क्योंकि बड़ी भूमिका रहती है जो मेरी मदर हैं, जो उनकी हमारे क्षेत्र में क्षेत्रवासियों से मिलने में उनका आपने सही कहा, मिलनसार उनकी कार्यशैली है। वो वक्ता भी बहुत अच्छा है जो है, तो इस वजह से लोग उनका नाम हमेशा चलाते हैं। मगर तो आपकी पत्नी श्वेता के भी कभी राजनीति में आने की संभावना नहीं है? वो खुद एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं, राजस्थान का मिर्धा परिवार। हाँ, नहीं, उनका भी जो है, उनका मेरे को पूरा बैकिंग है और पूरा सहयोग है, पूरा सपोर्ट है। घर में चर्चा होती है उनकी बहन ज्योति मिर्धा लगातार चुनाव हार रही हैं, और वो आपके अब विपक्षी दल में है। पहले ज्योति मिर्धा कांग्रेस में थी और अब भाजपा में है। आपके लिए असहज स्थिति होती है कभी इस वजह से? देखिए, जहाँ तक ज्योति जी की बात है, सही बात है, पहले कांग्रेस पार्टी में थी, तो जो है अब भारतीय जनता पार्टी में वो गई हैं। उनकी अपनी राजनीति है, वो एक अपना एक राजनीतिक परिवार है जिसका अपना एक राजस्थान की राजनीति में एक 3 पीढ़ियों से अपना एक स्थान रहा है। तो एक राजनीतिक
वो परिवार है, उन्होंने अपना निर्णय लिया, वो उनका अपना निर्णय था। तो व्यक्तिगत रूप से कभी ऐसे कहते नहीं राहुल गांधी की यार दीपेंद्र तुम्हारी तो रिश्तेदारी है, जरा समझाओ, कभी ऐसी बात नहीं होती है पार्टी में? देखो, हमारा तो प्रयास है ही कि केवल परिवार ही परिवार नहीं, हर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस पार्टी में आए, और तो ये तो है ही। लेकिन मैं समझता हूँ उनका अपना निर्णय है। व्यक्तिगत रूप से उनको कभी जब सफलता नहीं मिलती तो व्यक्तिगत रूप से तो मुझे भी उस बात को देख के जो है मैं समझता हूँ कि मैं भी परेशान होता हूँ। लेकिन राजनीति और व्यक्तिगत बातें अलग अलग होती हैं कई जगह। चलिए, आपने बहुत समय दिया, जबकि हमें पता है कि आप लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ही विधानसभा की तैयारियों में लग गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी, आपने इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि हरियाणा की जनता जब अपना जनादेश सुनाने की तैयारी कर रही होगी, हम विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए आएंगे, तब एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। जमघट में सवालों का सिलसिला चलते रहेगा। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।